प्राचीन समय में कुंज नगर में लखन सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। ईश्वर की कृपा से उसके पास धन संपत्ति, नौकर चाकर, महल इत्यादि सब कुछ था। लेकिन इतना सब होते हुए भी उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना उसका वंश कैसे चलेगा? उसके बाद कौन राज्य का कार्यभार संभालेगा? यही चिंता उसे रात दिन परेशान करती रहती थी। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। आखिरकार ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ही ली और उसके घर 3 पुत्रियों ने जन्म लिया। उसने पहली पुत्री का नाम गौरी, दूसरी का नाम रागिनी और तीसरी का नाम कामाक्षी रखा। वे अपनी पुत्रियों को पुत्रों के समान समझता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और तीनों राजकुमारियों ने यौवन की दहलीज पर कदम रखा। तीनों ही सुंदरता में एक से बढ़कर एक थी। अब लखन को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। वे उनका विवाह श्रेष्ठ राजकुमारों से करना चाहता था। इसीलिए उसने योग्य वरों की तलाश आरंभ कर दी। शीघ्र ही उसे 2 योग्य राजकुमार मिल गए। उसने बड़ी पुत्री गौरी का विवाह अंबिका नगरी के राजकुमार के साथ कर दिया, जबकि रागिनी का विवाह कनकपुरी के राजकुमार के साथ हुआ। इस प्रकार उनकी 2 पुत्रियों का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। अब केवल कामाक्षी ही कुंवारी रह गई थी। कामाक्षी की सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। अनेक राजकुमार उसके साथ विवाह करना चाहते थे। इन राजकुमारों में फिरोजपुर का राजा और बजरंगपुरी का राजकुमार भी सम्मिलित थे। वे दोनों कामाक्षी के इतने दीवाने थे कि उन्होंने लखन सिंह के दरबार में ही डेरा डाल लिया था। वे अनेक महीनों से वहीं रह रहे थे। राजा लखन सिंह पर वृद्धावस्था अपना प्रभाव दिखाने लगी थी। उसकी शारीरिक क्षमता दिन प्रतिदिन कम होने लगी। राजकार्यों से उसका मन उकताने लगा। वे अपना शेष जीवन शांति और सुकून के साथ व्यतीत करना चाहता था। अतः उसने अपना राजपाट 3 पुत्रियों को सौंपने का निश्चय कर लिया। एक दिन राजा लखन सिंह ने पुत्रियों को अपने पास बुलाया और प्रेम भरे स्वर में बोला, मेरी प्यारी बेटियों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं अपना राजपाट तुम तीनों में बांट दूंगा। परंतु इससे पूर्व मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। इसी के आधार पर मैं अपने राज्य का बंटवारा करूँगा। सबसे पहले उसने गौरी की ओर देखा। गौरी अपने शब्दों में चापलूसी का रस घोलते हुए बोली, पिताजी, आपके लिए मेरे मन में इतना प्यार है कि मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मुझे आपसे अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। यह सुनकर लखन सिंह अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने उसी समय गौरी को अपने राज्य का एक हिस्सा सौंप दिया। रागिनी बोली, पिताजी, गौरी ने केवल 2 वाक्यों में आपके प्रति प्रेम प्रकट कर दिया है, लेकिन मैं अगर सारी जिंदगी भी बोलती रहूं तो भी आपके प्रति अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकती। मैं आपके लिए अपने प्राण भी त्याग सकती हूँ। निसंदेह रागिनी के शब्द गौरी के शब्दों से अधिक प्रभावशाली थे, जिन्होंने राजा लखन सिंह को मोहित सा कर दिया था। राजा ने अपने राज्य का दूसरा हिस्सा रागिनी को सौंप दिया। लोभ के वशीभूत होकर दोनों बड़ी बहनों ने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया था, लेकिन कामाक्षी उन जैसी नहीं थी। वे ना तो झूठ बोल सकती थी और ना ही चापलूसी कर सकती थी। कामाक्षी बोली, पिताजी, मैं आपको केवल उतना प्यार करती हूँ जितना एक पुत्री अपने पिता से कर सकती है। मेरा प्यार ना तो इससे अधिक है और ना ही इससे कम। लखन सिंह आश्चर्यचकित रह गया। जिस पुत्री को वह सबसे अधिक प्रेम करता था, उसके मुख से अपने लिए प्यार की इतनी संक्षिप्त व्याख्या सुनकर वह हतप्रभ रह गया। राजा ने कामाक्षी से कहा, पुत्री,
लगता है तुम अपने मनोभावों को शब्दों में ठीक से प्रकट नहीं कर पा रही हो। मैं तुम्हें अपनी अशुद्धि सुधारने का एक और अवसर देता हूँ। पिताजी, मैं अपनी बहनों की तरह ना तो आपसे झूठ बोल सकती हूँ और ना ही ऐसी बातें कर सकती हूँ जिसे निभाना मेरे लिए असंभव हो। ये बात सच है कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने मेरे लिए जो किया है उसका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं बड़ी बड़ी आधारहीन बातें नहीं कर सकती। कामाक्षी की बातों ने लखन सिंह की क्रोधाग्नि में घी का काम किया। उसका चेहरा तमतमाने लगा। उसने आवेश में आकर अपना शेष राज्य भी दोनों बड़ी पुत्रियों में बांट दिया, जबकि सत्य बोलने वाली कामाक्षी पिता के धन संपत्ति से वंचित हो गई। इसके बाद लखन सिंह ने दोनों बेटियों के सामने शर्त रखी कि जब तक वे जीवित है तब तक उसके साथ उसके 10 अमीर साथी रहेंगे। दोनों बेटियों को बारी बारी से मेरे साथ उन सबकी सेवा भी करनी होगी। वे एक एक महीना उनके घर रहा करेंगे। लोभ से घिरी दोनों राजकुमारियों ने राजा लखन सिंह की शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद राजा लखन सिंह ने उन दोनों राजकुमारों को बुलाया जो कामाक्षी से विवाह करना चाहते थे। उसने उनसे कहा, मैंने कामाक्षी को अपने राज्य और धन संपत्ति से अलग कर दिया है। इसकी हालत एक भिखारिन के समान है। तुम में से जो इसके साथ विवाह करना चाहता है वे आगे आए। बजरंगपुरी का राजकुमार बोला, मैंने एक राजकुमारी से प्रेम किया था, किसी भिखारिन से नहीं। मैं कामाक्षी से विवाह करके अपने परिवार का अपमान नहीं कर सकता। यह कहकर बजरंगपुरी का राजकुमार चला गया। तब फिरोजपुर के राजा ने आगे बढ़कर कामाक्षी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम भरे स्वर में बोला, कामाक्षी, मैंने किसी राजकुमारी से नहीं बल्कि तुमसे प्रेम किया है। तुम मुझे हर स्थिति में स्वीकार्य हो। तुम मेरे साथ फिरोजपुर चलो और वहाँ की रानी बनकर राज करो। कामाक्षी बोली, पिताजी, आपके अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी मेरे मन में आपके लिए कभी द्वेष या घृणा पैदा नहीं होगी। जैसे मैं आपको पहले प्यार करती थी, हमेशा वैसे ही करती रहूंगी। फिर वह अपनी बहनों से बोली, बहनों, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब पिताजी की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। इनका सदा ख्याल रखना। इन्हें जरा सा भी कष्ट ना होने देना। गौरी कटु स्वर में बोली, कामाक्षी, तुम यह सहानुभूति रहने दो। पिताजी को संभालने के लिए हम यहाँ हैं। हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। बहन की कड़वी बातें सुनकर कामाक्षी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने सभी से विदा ली और पति के साथ वहाँ से चली गई। इधर शर्त के अनुसार राजा लखन सिंह अपने 10 अमीर साथियों के साथ बड़ी बेटी गौरी के पास रहने लगा। लेकिन अभी 1 महीना पूरा भी न हुआ था कि गौरी के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। जिस पिता से वह सबसे अधिक प्रेम करने का दावा करती थी, अब वही उसे बूढ़ा नजर आने लगा था। एक अनचाहा बोझ महसूस होने लगा था। कई बार वे नौकरों के सामने ही पिता के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए बड़बड़ाती रहती। पता नहीं इस उम्र में बूढ़े को क्या हो गया है जो अपने 10 अमीर साथियों को घर में लाकर बिठा दिया। जरूर इनका दिमाग खराब है, नहीं तो इस प्रकार महल को सराय नहीं बनाते। इन्हें सब कुछ त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। धीरे धीरे गौरी के रूखे व्यवहार को देखकर नौकरों चाकरों के मन में भी राजा लखन सिंह के प्रति सम्मान कम होने लगा। वे उसकी आज्ञा की अवहेलना करने लगे। राजा की सेवा से जी चुराने लगे। पुत्री के इस व्यवहार ने
लखन सिंह को तोड़कर रख दिया। उसने कभी कल्पना भी ना की थी कि जिस पुत्री को वह अपना सर्वस्व सौंप रहा है वह इतनी जल्दी उससे किनारा कर लेगी। वह बेबस पंछी की तरह फड़फड़ाते हुए दिन गुजारने लगा। लखन सिंह का परम हितैषी मंत्री कांतक दुनिया की नजरों में देश निकाले का दंड भोग रहा था, लेकिन सच यह था कि वह गुपचुप तरीके से राजा पर नजर रखे था। वे राजा की दोनों बेटियों की मक्कारी और कुटिलता के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वह हमेशा राजा के साथ रहना चाहता था, अतः एक दिन वह नौकर का वेश बनाकर राजा लखन सिंह के पास जा पहुंचा। वेश बदले होने के कारण लखन सिंह उसे पहचान नहीं सका। वह उससे विनती करते हुए बोला, महाराज, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मुझे काम की तलाश है। आप मुझे अपने पास नौकर रख लें, मैं आपकी हर प्रकार से सेवा किया करूँगा। राजा लखन सिंह बोला, इस समय मैं स्वयं दूसरों पर आश्रित हूँ, मेरी ऐसी स्थिति नहीं कि नौकर रख सकूं। तुम कहीं और जाकर काम की तलाश करो। कांतक पुनः बोला, राजन, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मैं बचा हुआ भोजन खाकर आपकी सेवा करता रहूंगा, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। लखन सिंह बोला, ठीक है, तुम क्या काम जानते हो? कांतक विनम्रता स्वर में बोला, मालिक, मैं साफ सफाई से लेकर मेहमानों की सेवा आदि सब कुछ कर सकता हूँ। आप जो काम देंगे मैं खुशी खुशी कर लूँगा। बातों से तो तुम हर काम में निपुण लगते हो। तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, सब मुझे कांति के नाम से बुलाते हैं। उसी दिन से कांतक कांति के नाम से राजा लखन सिंह के पास नौकरी करने लगा। पहले दिन ही उसे अपनी स्वामी भक्ति दिखाने का अवसर मिल गया। एक राज सेवक ने किसी बात को लेकर लखन सिंह को कठोर नेत्रों से घूरते हुए भला बुरा कह दिया। उस सेवक का यह दुस्साहस कांति के लिए असहनीय था। उसने उसी समय उस राज सेवक को खूब मारा। कांति जैसे सेवक को पाकर राजा लखन सिंह अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा लखन सिंह के साथ कुछ स्वामी भक्त नौकर और भी थे, जिन्होंने संकट के समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। इन्हीं में हसमुख नामक एक सेवक भी था। वे अपनी हास्य कविताओं, तुकबंदियों और उल्टी सीधी बातों से राजा का मनोरंजन किया करता था। इस प्रकार हसमुख और कांति दोनों मिलकर लखन सिंह को प्रसन्न रखने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन गौरी चिढ़ते हुए पिता के पास आई और तीखे स्वर में बोली, बस बहुत हो चुका, अब मैं आपकी तथा आपके साथियों की और अधिक सेवा नहीं कर सकती। आप लोगों ने मेरे घर को धर्मशाला बनाकर रख दिया है। मेरे पास इन पर खर्च करने के लिए फिजूल का धन नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप सभी यहाँ से चले जाएं। इन शब्दों ने राजा लखन सिंह को अपमान की आग में झुलसा डाला। उसने उसी समय बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी रागिनी के घर जाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन लखन सिंह और उसके 10 अमीर साथी अपने अपने रथों पर सवार हुए। चलने से पहले लखन सिंह ने महल की ओर देखा और करुण स्वर में प्रार्थना करते हुए बोला, हे ईश्वर, गौरी ने मेरी बेटी होने के बाद भी सदा मेरा अपमान और तिरस्कार किया। मुझे अपशब्द कहे, मुझे मेरे ही महल से चले जाने के लिए विवश कर दिया। हे ईश्वर, मैं शाप देता हूँ कि इस दुष्टा को कभी संतान का सुख नसीब ना हो। जिस प्रकार इसने मुझे कष्ट दिए हैं, उसी प्रकार यह भी दुखों की आग में जलती रहे। फिर राजा लखन सिंह अपने 10 साथियों के साथ रागिनी के घर की ओर चल पड़ा। इधर लखन सिंह के जाने के बाद गौरी ने
रागिनी को पत्र लिखा। प्रिय बहन, ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि पिताजी मेरा घर छोड़कर अपने 10 साथियों सहित तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। मैं उनकी यथासंभव हर प्रकार की सेवा कर रही थी, परंतु उनके साथियों की फिजूल खर्ची और फरमाइशों ने मुझे हिलाकर रख दिया। खजाना उनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए खर्च हो रहा था, इस पर भी उन्हें संतोष नहीं था। पिताजी की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम उनकी अनुचित मांगों को भी पूरा करते रहें। मैंने उन्हें यह बात समझाने की कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और मुझसे नाराज होकर यहाँ से चले गए। बहन, मैंने तुम्हें सारी स्थिति से अवगत करवा दिया है। यदि तुम पिताजी की अनुचित मांगों को पूरा करोगी तो निसंदेह एक दिन तुम्हें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए जो उचित है वही करो, शेष तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी शुभ चिंतक, तुम्हारी बहन गौरी। गौरी ने यह पत्र एक संदेश वाहक को दिया और कहा कि महाराज के पहुंचने से पहले ही यह पत्र रागिनी तक पहुंच जाना चाहिए। जो आज्ञा राजकुमारी जी। फिर संदेश वाहक वह पत्र लेकर चला गया। इधर राजा लखन सिंह ने कांति के हाथों अपने आगमन का समाचार रागिनी को भेज दिया। उन्होंने पत्र में लिखा था कि वे उसके महल आ रहे हैं, इसलिए वे उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। कांति जब रागिनी के महल में पहुंचा तो वहां गौरी का संदेश वाहक भी उपस्थित था। यह वही व्यक्ति था जिसे कांति ने काफी मारा था। उसे देखकर कांति सारी बात समझ गया। उसने आव देखा ना ताप और लगा संदेश वाहक की पिटाई करने। संदेश वाहक सहायता के लिए चिल्लाने लगा। रागिनी को सारी बात पता चली तो उसने सैनिक भेजकर कांति को बंदी बना लिया। इतने में राजा लखन सिंह अपने साथियों के साथ द्वार तक आ पहुँचे थे। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही उनकी नजर सबसे पहले कांति पर पड़ी, जिसे रागिनी ने कैद कर रखा था। यह दृश्य देखकर लखन सिंह आश्चर्यचकित रह गया। वह तो भव्य स्वागत की उम्मीद लिए आया था, परंतु यहाँ तो सब कुछ बदला हुआ था। द्वार पर एक सेवक तक उपस्थित नहीं था। उसने द्वारपाल से राजकुमारी के बारे में पूछा। द्वारपाल बोला, महाराज, इस समय राजकुमारी आराम कर रही हैं। उनसे मिलने के लिए आपको सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। इससे पहले उनसे मुलाकात संभव नहीं है। द्वारपाल, जाओ, जाकर राजकुमारी से कहो कि उनके पिता महाराज लखन सिंह आए हैं। क्षमा कीजिए, इस समय आप महाराज नहीं, एक आश्रित हैं। और फिर राजकुमारी ने ही आदेश दिया है कि कोई भी उनके आराम में विघ्न ना डाले। तभी राजा लखन सिंह को गौरी दिखाई दी, जो एक अन्य प्रवेश द्वार से महल में प्रविष्ट हो रही थी। उसके स्वागत के लिए वहां रागिनी भी थी। यह देखकर लखन सिंह दुख और क्रोध से भरकर बोला, गौरी, तुम्हें अपने पिता के सम्मान की कोई चिंता नहीं, जो तुम यहाँ भी मुझे दुख देने के लिए आ गई हो। रागिनी प्रत्युत्तर देते हुए बोली, पिताजी, गौरी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। यह मन से आपकी सेवा कर रही थी, परंतु आपने मनमाना और हठपूर्ण व्यवहार करके गौरी को कई बार अपमानित किया है। इसलिए आप इससे क्षमा मांग लें। इसी में आपकी भलाई है। लखन सिंह को जैसे किसी ने शिला के समान बना दिया हो। वे अपने स्थान पर जड़ हो गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँ तो मुझे
क्या करना होगा रागिनी? रागिनी कठोर स्वर में बोली, तब आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। आपके सभी अनुचित खर्चे बंद हो जाएंगे। इन 10 अमीर भिखमंगों को यहाँ से जाना होगा। इसके बाद रागिनी ने कांति को बंधन मुक्त कर दिया। लखन सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिन बेटियों को उसने अपने प्राणों से बढ़कर प्यार किया था, जिन बेटियों ने पिता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की कस्में खाई थी, आज वही बेटियां उसके साथ एक दास की तरह व्यवहार कर रही थी। लखन सिंह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे तीसरी पुत्री कामाक्षी का स्मरण हो आया। वह बड़बड़ाते हुए बोला, बेटी कामाक्षी, कुटिल लोगों के जाल में फंसकर मैंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है। जो पुत्री मुझे सबसे अधिक प्रेम करती थी, जो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहती थी, मैंने उसी को अपने से दूर कर दिया। हे प्रभु, उसे दंडित करते समय मैंने जरा भी दया नहीं दिखाई। शायद उसी का फल है कि आज मैं बिल्कुल निसहाय हो गया हूँ। काश एक बार मैं कामाक्षी से मिल सकता, उसके पैरों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांग सकता। इसके बाद राजा लखन सिंह चीखते हुए वहाँ से भागा और भागते भागते घने जंगल में जा पहुँचा। आखिरकार कांति ने उसे पकड़ लिया और पास की एक गुफा में ले आया। उसकी यह दशा देखकर कांति और हसमुख समझ गए कि पुत्रियों के स्वार्थ युक्त व्यवहार ने राजा लखन सिंह को पागल बना दिया है। कांति ने मन ही मन उसकी बेटियों को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन राजा को हसमुख के पास छोड़कर कांति कामाक्षी से मिलने फिरोजपुर चला गया। वहाँ उसने कामाक्षी और उसके पति को राजा लखन सिंह के साथ घटी सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उसने गौरी और रागिनी के दुर्व्यवहार की भी आलोचना की। पिता के दुर्दशा के बारे में सुनकर कामाक्षी की आंखों में आंसू भर आए। उसके मन में पिता के लिए प्रेम और बहनों के लिए क्रोध का ज्वालामुखी धधकने लगा। उसने पति की आज्ञा ली और विशाल सेना लेकर चल पड़ी। कामाक्षी जब उस जंगल में गुफा के पास पहुंची तो उसे उसका पिता लखन सिंह दिखाई दिया। वे ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, मैं इस देश का राजा हूँ, मुझसे डरो मत। वह दौड़कर पिता के गले लग गई, लेकिन राजा ने उसे नहीं पहचाना। कामाक्षी ने अपने साथ आए वैद्यों को पिता के उपचार में लगा दिया। दवाओं के असर और कामाक्षी के स्नेह के कारण कुछ ही दिनों में लखन सिंह का विवेक लौट आया। उसने जब कामाक्षी को सामने देखा तो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। पिता पुत्री के इस भावुक मिलन को देखकर कांति और हसमुख का मन भर आया। इधर एक नया विवाद खड़ा हो गया था। कुंजनगर के पड़ोसी राज्य का राजा अमन सिंह बड़ा क्रूर, कुटिल, चालाक और लोभी प्रवृत्ति का था। अपने पिता के देहांत के बाद उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। वह अत्यंत सुंदर था। गौरी और रागिनी उसके सुंदरता के बारे में अनेक बार सुन चुकी थी। दोनों बहनों को कामाक्षी के सेना सहित आने की सूचना मिल चुकी थी, अतः उसका सामना करने के लिए उन्होंने ज्ञान सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना उनसे मुकाबला करने के लिए भेज दी। इसी बीच रागिनी के पति का देहांत हो गया। वह पहले से ही अमन सिंह पर मोहित थी, इसलिए उसने उसके पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। गौरी को जब इस बात का पता चला कि रागिनी ने अमन सिंह को विवाह का प्रस्ताव भेजा है तो वे ईर्ष्या से भर उठी। वे स्वयं भी
अमन सिंह से विवाह करना चाहती थी। इसी कारण उसकी अपने पति से भी अनबन रहती थी। परंतु इससे पहले कि रागिनी अपने उस उद्देश्य में सफल हो पाती, गौरी ने रागिनी को हमेशा के लिए समाप्त करने का निश्चय कर लिया। एक दिन उसने रागिनी को भोजन के लिए आमंत्रित किया और विष देकर उसे मार डाला। गौरी के पति को जब सारी सच्चाई का पता चला तो उसने गौरी को बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया। आत्मग्लानि से गौरी छटपटाने लगी कि एक पुरुष के लिए उसने अपनी सगी बहन की हत्या कर दी और एक दिन उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार दोनों बहनों को अपने किए की सजा मिल गई। उन्होंने तड़प तड़प कर प्राण त्यागे। उधर ज्ञान सिंह का सामना करने के लिए कामाक्षी सेना सहित रणभूमि में आ डटी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। कभी ज्ञान सिंह का पलड़ा भारी होता तो कभी कामाक्षी का पक्ष मजबूत हो जाता। अंत में ज्ञान सिंह की मक्कारी और धूर्तता के आगे वे परास्त हो गई। ज्ञान सिंह ने षड्यंत्र रचकर रात को सोते हुए उसे घेर लिया। कामाक्षी ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः ज्ञान सिंह की तलवार ने उसके प्राण हर लिए। राजा लखन सिंह को जब कामाक्षी के बलिदान के बारे में पता चला तो उसकी आंखें पथरा गई। राजा को गौरी और रागिनी की मृत्यु का कोई दुख नहीं था, परंतु कामाक्षी की मृत्यु के सदमे ने उसके मन के असंख्य टुकड़े कर दिए। उसने कामाक्षी को पुकारते हुए उसी क्षण प्राण त्याग दिए। पिता पुत्री के इस अनन्य स्नेह को देखते हुए दोनों की अंत्येष्टि एक साथ एक ही स्थान पर की गई। धन्यवाद। विदिशा नगरी का राजा नागदत्त बहुत ही अभिमानी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसमें एक बहुत बुरी आदत थी। पहले वे किसी सुंदर लड़की से जबरदस्ती विवाह कर लेता था, फिर किसी न किसी बहाने उससे नाराज होकर उसे कारागार में डाल देता था। इस तरह राजा नागदत्त अनेक स्त्रियों को कारागार में डाल चुका था। विदिशा के लोग उसके विरुद्ध कुछ कहते हुए डरते थे, क्योंकि राजा वेश बदलकर घूमा करता था। किसी भी व्यक्ति को यदि राजा सुन ले कि वह उसके खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो राजा अपने सैनिकों को भेजकर उसे कारागार में डलवा देता था। एक दिन राजा नागदत्त चूड़ी वाले के रूप में नगर के पास एक गांव में पहुंचा। वहां उसे देखते ही कुछ लड़कियों ने घेर लिया और फिर एक चबूतरे पर बैठकर राजा ने सबको चूड़ियां पहनानी शुरू कर दी। उस गांव के गरीब किसान की बेटी थी नीलमणि। वे बहुत ही सुंदर थी। उसने भी राजा से चूड़ियां पहनी। नीलमणि की सहेलियां बोली, नीलमणि तेरे हाथ में तो चूड़ियां बहुत सुंदर लग रही हैं। तो दूसरी सहेली बोली, अरे नीलमणि तो है ही इतनी सुंदर, इसकी सुंदरता देखकर तो इस पर राजा भी मोहित हो जाएगा और फिर इसे ब्याह कर ले जाएगा, इसे महल में अपनी रानी बनाकर रखेगा। तभी नीलमणि बोली, लेकिन मैं ऐसे दुष्ट राजा से कभी ब्याह नहीं करूंगी। तभी एक सहेली बोली, राजा तो तुझसे जबरदस्ती ब्याह करके ले जाएगा। अगर राजा ने मुझसे जबरदस्ती ब्याह कर लिया तो मैं उसे सबक भी सिखा दूंगी, उसके अकल ठिकाने लगा दूंगी। नीलमणि अपनी सहेलियों के साथ बातें करती हुई अपने घर की ओर चली गई। राजा ने नीलमणि की सारी बातें सुन ली थी और वे सोचने लगा, मैं इस लड़की से अवश्य विवाह करूंगा, फिर देखूंगा ये मुझे क्या सबक सिखाती है। विवाह करके इसे भी किसी बहाने कारागार में डाल दूंगा। अगले दिन ही राजा नागदत्त ने नीलमणि को पकड़कर लाने का आदेश दिया। राजा नागदत्त ने नीलमणि से विवाह किया। नीलमणि के माता पिता को भी गांव से बुलाया गया था। विवाह के पश्चात जब नीलमणि अपने माता पिता के पांव छूने के लिए झुकी
तो वह बोली, माँ बापू, तुम मेरी बिल्कुल चिंता नहीं करना, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। रोते बिलखते नीलमणि के माता पिता गांव लौट आए। विवाह के बाद कई दिन ऐसे ही बीत गए। नीलमणि रानी बनी हुई थी, लेकिन हर पल कुछ सोचकर उसका दिल भय से धड़क उठता था। कई दिन से राजा नागदत्त नीलमणि को कारागार में डालने की तरकीब सोच रहा था, लेकिन अभी उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। एक दिन राजा नागदत्त अपने दरबार से शाम को महल में लौटा तो रानी बोली, आप आ गए महाराज, मैं दासी को बुलवाकर जल मंगवाती हूँ। नहीं रानी, आज तुम स्वयं हमारे लिए जल लेकर आओगी। आप आराम से बैठिए महाराज, मैं जल लेकर आती हूँ। नीलमणि राजा के लिए जल लेने उस कक्ष से बाहर चली गई। राजा सोचने लगा, आज मुझे इसकी गलती पकड़ने का खूब बहाना मिलेगा, क्योंकि इसको यह तो पता ही नहीं कि मैंने जल क्यों मंगवाया है। अगर यह पानी के लिए जल लाएगी तो मैं कहूँगा कि मैंने हाथ पांव धोने के लिए जल मंगवाया था। अगर हाथ पांव धोने के लिए जल लाएगी तो मैं कहूँगा कि पानी पीने के लिए मंगवाया था। आज ये बच नहीं सकेगी। उधर नीलमणि सोच रही थी, राजा ने मुझे ही जल लाने को कहा है, अवश्य ही इसमें कोई रहस्य छिपा है, मुझे बुद्धि से काम करना होगा। जब नीलमणि जल लेकर राजा नागदत्त के पास पहुंची तो वे बोला, नीलमणि, हमने तुमसे पीने के लिए जल मंगवाया था और तुम हाथ पांव धोने के लिए इस बड़े पात्र में जल लेकर आई हो। महाराज, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। तुमने गलती की है, अब तुम्हें कारागार की सजा भुगतनी होगी। महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं आपके पीने के लिए ही जल लेने गई थी। लेकिन महाराज, जब कोई बाहर से चल कर आता है तो उसे पहले हाथ पांव धोने के लिए जल दिया जाता है, उसके बाद पीने के लिए दिया जाता है। आपके पीने के लिए जल दासी लेकर आ रही है, मैं उससे कहकर आई हूँ, तब तक आप हाथ पांव धो लें। तभी दासी जल लेकर राजा के पास पहुँच गई। राजा सोचने लगा, ओह, आज तो तुम अपनी बुद्धिमानी से बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचने दूंगा। एक दिन राजा नागदत्त नीलमणि के साथ विश्राम कक्ष में बैठा कुछ सोच रहा था। बहुत दिन हो गए, अब जल्दी ही रानी को किसी न किसी बहाने कारागार में डाल देना चाहिए। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, चंदन नगर के राजा ने अपना दूत भेजा है। ठीक है सैनिक, उस दूत को अंदर भेज दो। महाराज की जय हो। हमारे राजा ने अपने राज्य की वर्षगांठ पर आपको ये मिठाई भेजी है। अरे वाह, राजा ने हमारे लिए मिठाई भेजी है, फिर तो हम अभी खाएंगे। अभी राजा नागदत्त ने मिठाई खाने के लिए टुकड़ा उठाया ही था कि तभी रानी नीलमणि ने राजा के हाथ पर मारकर मिठाई नीचे गिरा दी। नीलमणि, तुमने हमारे मित्र राजा की मिठाई गिरा दी, हम तुम्हें इस गलती की सजा देंगे। नहीं महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि मुझे तो इस काम के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। अवश्य हम तुम्हें कारागार का पुरस्कार देंगे। सैनिक, नीलमणि को बंदी बनाकर ले जाओ और कारागार में डाल दो। ठहरो महाराज, मुझे कारागार की सजा का आदेश देने से पहले इस मिठाई का परीक्षण तो करके देख लीजिए। परीक्षण? कैसा परीक्षण नीलमणि? तुम हमें चालाकी से बहकाना चाहती हो, लेकिन इससे तुम कारागार में जाने से नहीं बच सकती। मुझे अपनी गलती पर हर सजा स्वीकार है महाराज, लेकिन एक बार ये मिठाई किसी कुत्ते या बिल्ली को अवश्य खिलाकर देख लीजिए। वहाँ खड़ा दूत सोचने लगा, मुझे भाग निकलना चाहिए, नहीं तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। महाराज बोले, सैनिक,
पहले इस दूत को बंदी बना लिया जाए और फिर किसी कुत्ते या बिल्ली को यह मिठाई खिलाई जाए। राजा के आदेश पर सैनिक ने उस दूत को बंदी बना लिया। तभी दूसरा सैनिक एक बिल्ली को पकड़ लाया। सैनिक ने बिल्ली को मिठाई के पास छोड़ दिया। अरे बिल्ली तो मिठाई खाते खाते ही मर गई। क्या इसमें जहर था? हाँ महाराज, इसमें जहर मिला था। मुझे दूत के चेहरे से ही पहले ही संदेह हो गया था। वैसे भी किसी दूसरे द्वारा बाहर से लाई वस्तु को बिना परीक्षण के खाना कभी भी हानि पहुंचा सकता है। राजा सोचने लगा, ओह, नीलमणि ने मुझे मरने से बचा लिया, लेकिन खुद भी कारागार की सजा से बच गई। कोई बात नहीं, अगली बार इसे कारागार में डालकर ही मानूंगा। नीलमणि, तुमने अच्छा काम किया है। हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी। और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजा को अभी तक नीलमणि को सजा देने का कोई अवसर नहीं मिला था। तभी एक दिन राजा बोले, नीलमणि, आज हम शिकार पर जा रहे हैं। वहाँ से हम शाम तक लौट आएंगे। ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आप समय पर लौट आना। राजा नागदत्त कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर चला गया। जंगल में शिकार के लिए जाना तो राजा नागदत्त का एक बहाना था। वह तो नीलमणि को फंसाने के लिए चाल चल रहा था। सैनिक, आज मौसम बहुत सुहावना है। आज हम कोई शिकार नहीं करेंगे। तुम महल में जाकर रानी नीलमणि को ले आओ। बस आज हम खूब सैर करेंगे। जो आज्ञा महाराज। सैनिक नीलमणि को लेने चला गया तो एक पेड़ के नीचे बैठकर राजा सोचने लगा, आज नीलमणि मेरे जाल से बच नहीं सकेगी। यदि वह सैनिक के साथ आ गई तो कहूँगा कि तुमने मेरी राजमुद्रिका देखे बिना सैनिक की बात पर कैसे विश्वास कर लिया, और यदि नहीं आई तो मेरा आदेश ना मानने के अपराध में मैं उसे कारागार में डाल दूंगा। आज तो उसे ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा। उधर वह सैनिक महल में पहुंच गया और रानी से बोला, रानी, महाराज ने संदेश भेजा है कि आज मौसम बहुत सुहावना है, इसलिए आज वो आपके साथ जंगल में सैर करेंगे। महाराज ने आपको बुलाया है। नीलमणि सोचने लगी, ओह, कहीं राजा की यह कोई चाल तो नहीं है। और फिर कुछ सोचकर नीलमणि ने कहा, सैनिक, तुम महाराज से जाकर कह दो कि मैंने तुम्हारे साथ आने से इनकार कर दिया था, लेकिन महारानी, महाराज तो क्रोध करेंगे। तुम्हें जो कहा गया है उसका पालन करो। यह मत भूलो कि हम विदिशा नगरी की रानी हैं। जो आज्ञा महारानी जी। तभी सैनिक वापस जंगल की तरफ लौट गया और कुछ देर में सैनिक ने जंगल में पहुंचकर राजा को सूचित किया, महाराज, रानी ने जंगल में आने से इनकार किया है। क्या कहा? उसने हमारे आदेश को मानने से इनकार किया है। हम उसे इस अपराध की सजा अवश्य देंगे। हम अभी महल के लिए प्रस्थान करेंगे। महल में पहुंचते ही राजा सीधे नीलमणि के कक्ष में गया और बोला, नीलमणि, हमने तुम्हें जंगल में बुलाया था और तुमने वहां आने से इनकार करके हमारे आदेश को नहीं माना। आज तुम्हें इस अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया और ना ही आपके आदेश का कोई उल्लंघन किया है। महाराज, मैंने उस सैनिक के साथ जाने से इनकार करके आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। आपने उस सैनिक के साथ कोई लिखित संदेश या कोई निशानी नहीं भेजी थी। फिर मैं कैसे मान लेती कि उस सैनिक को आपने ही भेजा है। और फिर वह सैनिक चंद्रनगर के शत्रु राजा का गुप्तचर भी तो हो सकता था। अगर वे गुप्तचर मुझे धोखे से ले जाता तो आपका कितना अधिक अपमान होता। राजा नागदत्त सोचने लगा, ओह, ये फिर बच गई, लेकिन मैं आज इसे
कारागार में भेज कर ही रहूंगा। अब मैं इसे एक पल के लिए भी सहन नहीं कर सकता। राजा ने कहा, नीलमणि, तुम अधिक बातें बनाकर अपने आप को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करती हो। इस चालाकी के लिए हम तुम्हें कारागार की सजा देते हैं। ठहरो महाराज, आप किसी असहाय को तो जबरदस्ती रानी बनाकर बड़ी आसानी से कारागार में डाल देते हो, लेकिन आप चंपानगर की राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर दिखाएं तो आपकी बहादुरी का पता चले। नीलमणि, हमें क्रोध ना दिलाओ, हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं। ठीक है महाराज, अगर आप चंपानगर की राजकुमारी को रानी बनाकर नहीं लाए तो फिर आपको किसी भी लड़की को कारागार में डालने का अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, हम कल ही चंपानगर के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन राजकुमारी को साथ लेकर लौटते ही हम तुम्हें कारागार में डाल देंगे। और अगले दिन राजा घोड़े पर बैठकर चंपानगर की ओर चल दिया। कई दिन की यात्रा करके आखिर राजा नागदत्त चंपानगर में पहुंच ही गया। यह नगरी तो बहुत सुंदर है, यहाँ की राजकुमारी भी सुंदर होंगी। चंपानगर की राजकुमारी चंपा ने एक घोषणा करवा रखी थी, जो कोई व्यक्ति इस कुएं से पूरे नगर के लोगों को जल पिलाएगा, राजकुमारी चंपा उसी व्यक्ति के साथ विवाह करेगी। ये घोषणा सुनकर राजा नागदत्त सोचने लगा, अरे फिर तो राजकुमारी से विवाह करना बहुत आसान है। ये काम तो मैं बाएं हाथ से पूरा कर लूंगा। और फिर तेजी से घोड़ा दौड़ाता राजा नागदत्त महल के दरवाजे पर पहुंच गया। राजकुमारी जी, ये विदिशा नगर के राजा नागदत्त आपकी शर्त पूरी करना चाहते हैं। राजकुमारी बोली, राजा जी, एक बार फिर सोच लो, अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। पहले भी बहुत से राजा और राजकुमार बंदी बनाए जा चुके हैं। राजकुमारी जी, मैं आपकी शर्त अवश्य पूरी करूंगा। आप विवाह के लिए तैयार रहें। सैनिकों, तुम इन्हें अतिथि गृह में ले जाओ। ये कल सुबह से लोगों को जल पिलाना प्रारंभ करेंगे। सैनिक राजा को अतिथि गृह की ओर ले गए। दूसरे दिन प्रातः काल से ही राजा नागदत्त ने उस कुएं से नगर वासियों को जल पिलाना शुरू कर दिया। और उस दिन सुबह से दोपहर हुई, फिर दोपहर से शाम, फिर भी जल पीने के लिए नगर वासियों की बहुत लंबी कतार लगी थी। लेकिन राजा नागदत्त बुरी तरह थक चुका था। ओह, अब तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और लोगों की भीड़ कम होती दिखाई नहीं देती है। हाय, अब मैं क्या करूं? और जब राजा नागदत्त कुएं से जल निकालने के लिए उठा तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वे कुएं के मुंडेर पर ही गिर गया। वहाँ खड़े नगरवासी बोले, देखो, वे गिर गया है, अरे कोई इसे उठाओ। वहाँ खड़े सैनिक बोले, ठहरो, राजा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम इन्हें बंदी बनाकर राजकुमारी के पास ले जाएंगे। ओह, अब मुझे बंदी बनाकर रहना होगा। हे भगवान, क्या सोचकर आया था और क्या हो गया? सैनिक राजा नागदत्त को पकड़कर राजकुमारी चंपा के पास ले गए। राजकुमारी बोली, तुम अपनी शर्त हार गए, अब तुम्हें कारागार में रहना होगा। इन्हें ले जाकर कारागार में डाल दो। और फिर सैनिकों ने राजा नागदत्त को कारागार के एक कक्ष में बंद कर दिया। जब कुछ दिनों तक राजा नागदत्त वापस नहीं लौटा तो नीलमणि को बहुत चिंता हुई। उसने कुछ गुप्तचरों को राजा की खोज में भेजा। तुम्हें यह पता करना है कि महाराज कहाँ पर हैं और कैसे हैं। इस काम के लिए मैं तुम्हें बहुत धन दूंगी। कुछ दिनों बाद गुप्तचरों ने लौटकर नीलमणि को बताया, रानी जी, महाराज को चंपानगर में बंदी बना लिया गया है। वे राजकुमारी से शर्त हार गए थे।
ठीक है, तुम लोग जाओ, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना। अगले दिन रानी नीलमणि ने महामंत्री से विचार विमर्श करके कहा, महामंत्री जी, मैं राजा को छुड़ाने के लिए जाऊंगी। मेरे पीछे आप ही सब राजकाज देखेंगे। और फिर नीलमणि राजकुमार का वेश बनाकर चंपानगर के लिए चल पड़ी। कई दिनों की लंबी यात्रा करके रानी नीलमणि चंपानगर में पहुंच गई। और जब नीलमणि ने महल के द्वार पर पहुंचकर पहरेदारों को अपने आने का प्रयोजन बताया, तो वे उसे राजकुमारी के पास ले गए। राजकुमारी चंपा उससे बोली, राजकुमार, एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें आजीवन कारागार में सड़ना पड़े। राजकुमारी जी, अगर मैं शर्त जीत गया तो तुम्हें विवाह करने के साथ साथ सभी लोगों को कारागार से छोड़ना होगा। ठीक है राजकुमार, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन सुबह ही कुएं पर पहुंचकर नीलमणि ने फुर्ती के साथ स्त्री, पुरुष और बच्चों की भीड़ को जल पिलाना प्रारंभ कर दिया। शाम होने से पहले नीलमणि सभी को कुएं से जल पिला चुकी थी। इस कार्य को करने में उसे काफी आनंद आया था। वहां खड़े सैनिक बोले, राजकुमार, आप तो शर्त जीत गए। आप हमारे साथ राजकुमारी के पास चलिए। और जब सैनिकों ने राजकुमारी के कक्ष में पहुंचकर उसे यह सूचना दी, तो राजकुमारी बोली, राजकुमार, अपनी शर्त के अनुसार मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ और सभी बंदी लोगों को छोड़ देने की आज्ञा देती हूँ। दूसरे दिन नीलमणि का विवाह राजकुमारी चंपा के साथ हो गया। नीलमणि ने राजा नागदत्त को सेवक के रूप में अपने पास रख लिया। राजकुमार के वेश में होने के कारण नागदत्त नीलमणि को पहचान न सका। नीलमणि बोली, नागदत्त, हमने तुम्हें कारागार से मुक्त कराया है, इसलिए अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। जी राजकुमार, मुझे स्वीकार है। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2 दिन बाद नीलमणि राजकुमारी चंपा के साथ विदिशा नगर के लिए रवाना हो गई। नागदत्त भी सेवक के रूप में उनके साथ चल रहा था। विदिशा नगर पहुंचने में अभी कुछ ही दूरी बची थी कि नीलमणि एक सैनिक से बोली, सुनो सैनिक, हमें किसी आवश्यक काम से अभी जाना होगा। तुम सबको विदिशा नगर लेकर पहुंचो। और ये कहकर नीलमणि घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गई। जब राजकुमारी चंपा और सैनिकों के साथ राजा नागदत्त विदिशा नगरी पहुंचा, तो मन में सोचने लगा, अरे मैं तो अपने नगर में पहुंच गया, अब डर किस बात का है, यहाँ का राजा तो मैं हूँ। इस राजकुमारी को भी मैं अपने साथ महल ले जाऊंगा। यह सोचते ही राजा नागदत्त ने जोर से कहा, सुनो, मैं इस नगर का राजा नागदत्त हूँ। तुम सबको मेरा आदेश मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम सबको अपने सैनिकों से कैद कराकर कारागार में डलवा दूंगा। और फिर नागदत्त सबको अपने महल में ले गया। महल में पहुंचते ही राजा नागदत्त ने नीलमणि को अपने कक्ष में बुलवाया। नीलमणि बोली, आप आ गए महाराज, कई दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। नीलमणि, हम चंपा नगर की राजकुमारी चंपा को अपनी रानी बनाकर ले आए हैं। अब तुम्हें शर्त के अनुसार कारागार में रहना होगा। नीलमणि चंपा के पास जाकर बोली, राजकुमारी चंपा तो सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन क्या सचमुच महाराज आपने इसको शर्त में जीतकर रानी बनाया है? नीलमणि, राजकुमारी चंपा तुम्हारे सामने बैठी है, फिर तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो? नीलमणि बोली, महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, यह तो मुझे पता है, क्योंकि राजकुमारी चंपा और मैं दोनों सहेलियां हैं, और जिस राजकुमार ने
राजकुमारी चंपा से विवाह किया था वे और कोई नहीं, मैं स्वयं थी। मैंने और राजकुमारी चंपा ने मिलकर यह योजना बनाई थी और जो हम दोनों का विवाह हुआ था वह आपको मूर्ख बनाने के लिए एक झूठा नाटक किया गया था, ताकि मैं आपको सबक सिखा सकूं और आप अपनी झूठी शान और अभिमान छोड़कर अच्छे इंसान बन जाएं। रानी नीलमणि ने पिछली सारी घटनाएं राजा को विस्तार पूर्वक बताई। सारी सच्चाई जानकर राजा नागदत्त बहुत ही शर्मिंदा हुआ। राजा बोला, नीलमणि मुझे क्षमा कर दो। आज तक मैं अपने झूठे अभिमान के कारण तुम्हें पहचान नहीं सका। इस घटना के बाद राजा नागदत्त ने अपने कारागार में बंद सभी स्त्रियों को मुक्त कर दिया। उसके बाद राजकुमारी चंपा भी अपने राज्य वापस चली गई। अब राजा अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। धन्यवाद। एक बार बंसीलाल नाम का एक मनुष्य यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसे बड़े जोर की भूख और प्यास लगी, इसलिए एक टूटे फूटे कुएं के पास रुककर पहले तो उसने खाना खाया, फिर लोटा लेकर पानी निकालने कुएं के पास चला गया। जो ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे अंदर से बकरे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बंसीलाल ने कुएं में झांक कर देखा तो एक बकरा वहां गिरा हुआ उसे दिखाई दिया। कुएं में पानी बिल्कुल जरा सा था और एक ओर के सूखे हिस्से पर वह बकरा खड़ा होकर चिल्ला रहा था। बंसीलाल अपने साथ की रस्सी लेकर कुएं में उतर गया और बकरे को कसकर रस्सी से बांधकर बाहर आ गया और फिर उसे खींचने लगा। उसी समय कनक प्रसाद नाम का एक सौदागर वहां से गुजर रहा था। उसके साथ सामान से लदे हुए बहुत सारे ऊंट भी थे। उसने बंसीलाल से पूछा, क्यों जी, यहाँ नजदीक ही कहीं पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? बंसीलाल ने जवाब दिया, इस कुएं में पानी तो है पर बहुत ही जरा सा है, क्योंकि ये कुआं बकरों का है। बकरों का कुआं, इसका मतलब क्या है? वाह जी वाह, इतनी सी बात भी आपकी समझ में न आई। बकरों के कुएं का मतलब है जिस कुएं से बकरे निकलते हो, ऐसा कुआं। चतुराई से बात बनाकर बंसीलाल ने रस्सी खींच ली और बकरे को बाहर निकाल लिया। सौदागर ने जब कुएं से बकरा निकलता हुआ देखा तो आश्चर्यचकित होकर कहा, यह भी खूब है भाई, मैंने तो कभी ऐसा कुआं देखा न था और ये बकरा भी खूब मोटा ताजा दिखाई दे रहा है। तुम्हारी बात सही है भाई, इस प्रकार के कुएं बहुत कम पाए जाते हैं। सौदागर बोला, पर आप किस प्रकार बकरे निकालते हैं और यहाँ बकरे बन कैसे जाते हैं? बिल्कुल सीधी सादी बात है। रात को एक बकरे के सींग इसमें डाल देने से दूसरे दिन पूरा बकरा तैयार हो जाता है। फिर मैं रस्सी खींचकर उसे बाहर निकाल लेता हूँ। अभी आपने देखा ना, इसी प्रकार उसे खींचकर निकाल लेता हूँ। सौदागर बोला, बड़े आश्चर्य की बात है, काश मेरे पास भी ऐसा ही कोई कुआं होता। बंसीलाल ने कहा, सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, पर बहुत कम लोग ऐसा कुआं खरीद सकते हैं। सौदागर थोड़ी देर तक सोचते हुए चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने बंसीलाल से कहा, देखो जी, मैं कोई बहुत बड़ा अमीर तो हूँ नहीं, फिर भी यदि तुम अपना यह कुआं मुझे दे दो तो मैं तुम्हें अनाज की 4 बोरियां दूंगा। बंसीलाल ने मुंह बनाकर कहा, 4 बोरियां? इतने में तो मैं 2 बकरे भी ना खरीद सकूंगा। ठीक है, तो फिर मैं सामान से भरे अपने 4 ऊंट तुम्हें दूंगा। ऊंट? बंसीलाल ने गर्दन हिलाकर अपने आप से कुछ कहा और इस तरह से कहा कि उसकी बात सौदागर को भी
सुनाई दे। हर रोज एक बकरा यानी एक हफ्ते में 7 बकरे, यानी एक हफ्ते में 7 बकरे मिलेंगे। एक महीने में 30 और एक साल में 365 बकरे मिलेंगे। सौदागर ने जब बंसी लाल का हिसाब सुना तो सोचा कि कुआं खरीद लेने में ही फायदा है। सौदागर ने कहा, अजी मेरे ऊंट तो देखिए, ऐसे मजबूत ऊंट बहुत कम पाए जाते हैं। फिर भी अब आखिरी बात कहता हूँ कि मैं अपने 6 ऊंट तुम्हें दूंगा। मेरे पास इतने ही ऊंट हैं। यदि 6 ऊंट के बदले कुआं देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो मैं चला। बंसी लाल ने कुछ सोचकर जवाब दिया, अच्छा भाई 6 ही सही। तुम्हें ये कुआं बहुत पसंद आया है तो अपना नुकसान करके भी मैं ये कुआं तुम्हें दे देता हूँ। कनक प्रसाद सौदागर ने खुश होकर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। ऊँटों की तरफ देखकर बंसी लाल ने मन ही मन कहा, भला तो हो ही गया है, और ऊँट लेकर जाने लगा। तब उसे रोककर सौदागर ने पूछा, अजी अपना नाम तो आपने बताया ही नहीं। तब बंसी लाल ने उत्तर दिया, मेरा नाम है मैंक हनाचू। और दक्षिण दिशा की ओर वे जल्दी जल्दी चला गया। सौदागर ने बंसी लाल का वही नाम सच मान लिया। असल में बंसी लाल ने अपना नाम ना बतलाकर कहा था, मैं कहाँ नाचूं, पर कहते समय मैंक हनाचू इस तरह बतलाया था। बेचारा सौदागर इस बात को समझ न सका और उसने बंसी लाल का वही नाम सच मान लिया। शाम होते ही सौदागर ने बकरों के सींग कुएं में डाल दिए और वहीं नजदीक ही सो गया। सुबह बड़ी तड़के उठकर उसने कुएं में झांक कर देखा, पर सींग के बकरे ना बने थे। सौदागर को बड़ी फिक्र हुई। उसने सोचा कि शायद सींग डालने में उससे कोई गलती हो गई होगी। दूसरे दिन शाम को उसने और 2 बकरों के सींग कुएं में डाल दिए, पर उनके भी बकरे ना बने। तीसरे दिन गांव में जितने भी बकरों के सींग उसे मिले, सबके सब लाकर उसने कुएं में डाल दिए और रात भर कुएं में झांक कर पूछता रहा, बकरों तैयार हो गए हो क्या तुम? पर बकरे बने ही ना थे तो उनकी आवाज कहाँ से आती। दिन निकलते ही सौदागर ने कुएं में सींग वैसे के वैसे ही पड़े हुए देखे तो समझ गया कि उस मनुष्य ने उसे ठगा है, पर अब उसे किस तरह पकड़ा जा सकता है। वह तो कब का चला गया था। आखिर जिस ओर बंसी लाल गया था उसी दिशा की ओर जाने से शायद उसका पता लग जाए। ये सोचकर वे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिन भर वे चलता रहा। आखिर शाम के समय वे एक गांव में पहुंच गया। वहां चौराहे पर उसे बहुत से लोग दिखाई दिए। इन लोगों को शायद उस ठग का पता मालूम होगा। ऐसा सोचकर सौदागर ने उनसे पूछा, क्यों जी, आपको मैंक हनाचू के बारे में मालूम है क्या? सभी लोग आश्चर्य से सौदागर की ओर देखने लगे। आखिर उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, मालूम क्यों नहीं है, आप यहीं पर नाच कीजिए। और कुछ लोग ढोलक बजाने लगे। सौदागर बोला, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने पूछा कि मैंक हनाचू के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? जानते क्यों नहीं, हम सभी लोग जानते हैं। आप यहीं पर नाच कीजिए, हम बाजे बजाते हैं। वे सब बाजे बजाने लगे। सौदागर को उन लोगों पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, कैसे वाहियात लोग हैं। मैं मैंक हनाचू के बारे में पूछ रहा हूँ तो ये मुझसे नाचने को कह रहे हैं। गुस्से में भरकर सौदागर जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया। रात को रास्ते में एक पेड़ के नीचे वह सो गया और दिन निकलने से पहले वह बड़ी तड़के ही फिर चलने लगा। सुबह होते ही वह दूसरे गांव में पहुंचा। वहां बाजार में पहुंचकर उसने चिल्लाकर पूछा, मैंक हनाचू के बारे में
किसी को मालूम है क्या? वहाँ के सभी लोग सौदागर के पास इकट्ठे हो गए और बोले, हाँ हाँ, मालूम क्यों नहीं है, आप यही नाच कीजिए। गांव के सभी लोग यही नाच किया करते हैं और उन सब ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। शर्मिंदा होकर सौदागर वहाँ से भी चला गया और भी 2-3 गांवों में वे गया और मेंघनाचू के बारे में उसने पूछा, पर हर जगह लोगों ने उसे नाचने के लिए ही कहा। बेचारा सौदागर, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि लोग उसे नाचने को क्यों कहते हैं। उसने सोचा कि देहात के लोग शायद इसी तरह बदमाश होते हैं। अब सौदागर शहर जा पहुंचा। शहरों में भी उसे वही जवाब मिला। इसलिए निराश होकर जब वे वहां से जाने लगा, तभी कुछ सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और न्यायाधीश के सामने उसे ले जाकर कहा, यह मनुष्य लोगों को मेंघनाचू पूछता है और जब लोग नाचने की जगह बतलाते हैं तो ना नाचकर भाग जाता है। न्यायाधीश के पूछने पर जब सौदागर ने पूरा किस्सा सुनाया तो न्यायाधीश ने पूछताछ करवाई और उसे मालूम हो गया कि बंसीलाल नाम का एक आदमी 6 ऊंट लेकर गांव में आया था। न्यायाधीश समझ गया कि यही वह ठग है और एक सिपाही को बंसीलाल के यहाँ भेजकर यह संदेश भिजवाया कि मैं क्या करूँ नाम का एक मनुष्य तुमसे मिलना चाहता है और वे न्यायाधीश के पास बैठा हुआ है, जल्दी चलो। बंसीलाल उसी वक्त न्यायाधीश के पास दौड़ता हुआ आया। न्यायाधीश ने जानबूझकर उससे पूछा, क्या काम है आपको? बंसीलाल ने कहा, आपको मैं क्या करूं के बारे में मालूम है? न्यायाधीश बोला, हाँ हाँ, अच्छी तरह मालूम है। तुम अब चुपचाप इनके सभी ऊंट लौटा दो, नहीं तो कारागार में जाना पड़ेगा। बंसीलाल ने देखा कि न्यायाधीश सारी सच्चाई जान चुका है। ज्यादा गड़बड़ी ना करते हुए उसने सौदागर के सारे ऊंट उसे वापस दे दिए और उसे माफी भी मांग ली। सौदागर ने न्यायाधीश को अनेक धन्यवाद दिए और अपने ऊंट लेकर वे जाने लगा। बाजार में पहुंचते ही सभी लोग यही नाचो कहकर उसके पीछे पड़ गए। मगर इस बार सौदागर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि ऊंट मिल जाने की खुशी में वे सचमुच ही वहां नाचने लगा और लोग तालियां बजाने लगे। धन्यवाद। पुराने समय की बात है। चंद्रशेखर नाम का एक युवक था। वे राज दरबार में काम करता था। वे एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। गांव का लड़का शहर में स्थित राज दरबार में कार्य करता है। इससे गांव के सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती। वे बड़ा परिश्रमी और थोड़ा चालाक भी था। वे अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करता, जिसे देखकर उसके माता पिता उससे बहुत खुश रहते, सदैव उसकी प्रशंसा करते और उसे आशीर्वाद देते। जीवन के छोटे बड़े हर कार्य व्यापार में वे अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेता। वे अब काफी बड़ा हो गया था। दरबार में नौकरी करते हुए उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। एक बार जब वे अपने माता पिता से मिलने गांव आया तो दोनों ने उसे ब्याह करने की सलाह दी। अब तुम कमाकर स्वयं का ख्याल रख सकते हो, कुछ कमा लेते हो, इसलिए ब्याह करके पत्नी का भी ध्यान तुम भली भांति रख सकोगे। इसलिए बेटा, हमें कुछ हो जाए उससे पहले ब्याह कर अपना घर बसा लो, ताकि तुम्हारी चिंता से हम मुक्त हो जाएं। अब उसके लिए उपयुक्त लड़की की खोज होने लगी। घर में लगातार इसी सिलसिले में बातचीत होती। उससे कहा जाता, शहर की कोई लड़की नजर में हो तो ब्याह लो। फिर इस बात की भी शंका जताई जाती कि शहर की लड़की बहुत नकचड़ी और खर्चीली होती है।
फिर कहते शहर के लड़के से ब्याह करेंगे तो वे गांव आना पसंद नहीं करेगी, सास ससुर का लिहाज नहीं करेगी। कुछ लोग यह सलाह भी देते हम गांव के लोगों को गांव के लड़के से ही ब्याह करना चाहिए। चंद्रशेखर दरबार में काम करता है, इस बात से गांव के आसपास सभी परिचित थे, इसलिए सभी अपनी बेटी का रिश्ता उससे करवाने की चाह रखते थे। लड़की के रिश्तेदार लड़कियों के गुणों का लंबा बखान उसके सामने करते। वे सबको सुनता पर शांत रहता। एक दिन उस पार के गांव के जमींदार अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। चंद्रशेखर को भी लगा कि जमींदार की बेटी से ब्याह कर गांव वालों के बीच उसका सम्मान और बढ़ जाएगा। उसे यह रिश्ता उचित लगा और माता पिता से सलाह लेने के बाद दोनों का ब्याह बड़ी धूमधाम से हो गया। ब्याह के बाद चंद्रशेखर अपनी पत्नी को लेकर शहर आ गया। दिन भर वह दरबार में रहता और उसकी पत्नी इस बीच आसपास के घरों की स्त्रियों से बातचीत कर अपने दिन काटती। शहर की उन स्त्रियों को उसकी बातें बड़ी उटपटांग लगती, क्योंकि वह जो बातें कहती वे खेत खलिहान, कुदाल, गाय, बैल, टोकरी, घास, लकड़ियां आदि से संबंधित होती। गांव के खेत खलिहान में काम करते हुए जो घटनाएं होती उसका जिक्र करती। शहरी स्त्रियों को महसूस होता कि चंद्रशेखर की पत्नी को बात करने की तमीज नहीं है, वे शहर की जीवन शैली नहीं समझती, जबकि चंद्रशेखर की वे तारीफें करती नहीं थकती। वे सभी इस बात पर सहमत होती कि वह बड़ा सीधा साधा और समझदार है, जबकि उसकी पत्नी बड़ी गंवार है, वह उसकी जोड़ी की नहीं है। चंद्रशेखर की पत्नी का नाम चनामती था। उन स्त्रियों ने ये गौर किया था कि चनामती किसी की बात को भी बीच में काट कर बोलने लग जाती थी। चनामती बेधड़क होकर दूसरों की बातें काट देती। उस पर उसका बात काटने का ढंग भी बहुत जोर जोर से होता था। आसपास की स्त्रियों को लगता चनामती को चंद्रशेखर के लिए योग्य बनाना होगा। एक बार सुबह दरबार जाते हुए चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे बहुत दिनों से हलवा खाने का जी कर रहा है। उसके मुंह से निकलना था, उसने बीच में टोकते ही कहना शुरू किया, ऐसा था तो मुझे कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए हलवा बना देती, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो हूँ, फिर मुझे क्यों कहते नहीं हो, मैं आज तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। चंद्रशेखर को शंका हुई, वे हलवा पहचानती भी है या नहीं। यह जानने के उद्देश्य से उसने पूछा, तुम हलवा बनाना जानती भी हो या नहीं? तुम हलवा जानती हो ना, क्या होता है? उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और चंद्रशेखर को हलवे की पूरी उम्मीद दिखाकर दरबार भेज दिया, जबकि उसने आज तक हलवा चखना तो क्या देखा तक नहीं था। वह यह भी नहीं जानती थी कि वह किससे बनता है, कैसे बनता है और कैसा होता है, परंतु अपने पति के सामने नहीं जानती कहकर जो स्थिति खड़ी होती उससे उसे मुक्ति मिल गई थी। घर का सारा काम समेटकर चनामती बाहर बैठी स्त्रियों के जमघट में बातचीत करने निकल गई। उसने सोचा, अब यहाँ अगर हलवे के विषय में किसी से पूछती हूँ तो ये सब मेरा मजाक बनाएंगी और फिर हमेशा के लिए मेरी बेइज्जती करती रहेंगी। इसलिए उसने एक चाल के तहत हलवा बनाना जानना चाहा। उसने अपनी मंडली से कहा, मैं आज जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगी क्योंकि आज मुझे उनके लिए हलवा बनाना है। सुनकर स्त्रियों ने कहा, हलवा ही तो बनाना है, उसमें इतना सोचना क्या, वह तो बड़ी आसानी से और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। उसने कहा, हाँ जानती हूँ,
पर फिर भी आप तो जानती ही हैं, हलवा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ, उसके लिए सूजी चाहिए। चनामती ने इस तरह जवाब दिया, हाँ हाँ, सूजी चाहिए, मुझे पता है, उसके साथ और भी बहुत सी चीजें चाहिए। बूढ़ी ने फिर उत्तर दिया, थोड़ा सा घी चाहिए। चनामती को मालूम हुआ हलवा सूजी से बनता है, उस पर घी भी चाहिए। उसने इस तरह की प्रतिक्रिया की जैसे वे सब जानती है। उसने फिर कहा, उसके बाद भी तो और कुछ चाहिए। बूढ़ी ने फिर कहा, थोड़ी सी चीनी चाहिए। चनामती ने कहा, हाँ, चीनी के बिना हलवा कैसे बन सकता है। उस बूढ़ी ने फिर कहा, घर में पानी और दूध तो है ना। तब चनामती ने जवाब दिया, दूध और पानी नहीं हो ऐसा कोई घर होता है क्या। फिर उसके घर में जिसका पति दरबार में काम करता है, वहाँ दूध और पानी ना हो ऐसा संभव है। उस बुढ़िया को चनामती का व्यवहार बड़ा नागवारा लगा, पर उन्होंने अब चनामती की बुद्धि की जांच करने की सोची और बोली, उसके बाद आधा किलो राख को छन्नी में छानकर एक कटोरे में रख लेना। चनामती ने कहा, हाँ, अच्छी लकड़ी की जली राख को इसके लिए तैयार करना होगा। इन सब से मैं अच्छे से परिचित हूँ। बुढ़िया ने कहा, पहले सूजी को भून लेना, घी के साथ फिर पानी के साथ अच्छे से पका लेना। जब पक जाए तो छने हुए राख को उसमें अच्छे से मिला लेना। इतना कहकर बुढ़िया चुप हो गई। चनामती ने सूर्य की ओर देखते हुए समय का अंदाजा लगाया और कहा, अब मुझे जाना चाहिए, जाकर हलवा भी तो बनाना है। उसने घर जाकर जैसे उस बुढ़िया ने बताया था वैसा ही किया और अंत में छने हुए राख को भुनी सूजी में मिलाकर रख दिया। वे अब अपने पति की राह देखने लगी। जब चंद्रशेखर आया तो उसने बहुत प्रसन्न होकर उसके लिए हलवा परोस दिया। वे भी भूख से व्याकुल था, गपागप खाना चाहता था। मुंह में एक बड़ा सा कोट डाला कि उसने उसे तुरंत उलट दिया और जोर से चिल्लाया, यह क्या है। चनामती ने डरे हुए भाव से जवाब दिया, यही हलवा है, मैंने सब कुछ डाला था। मैंने राख को भी बहुत छानकर डाला था। बहुत मेहनत से मैंने हलवा तैयार किया है। अभी कढ़ाई में और भी शेष है। इतना सुनना था कि चंद्रशेखर ने झिड़कते हुए कहा, उसे तुरंत फेंक दो और हाँ, अच्छे से नीचे देखकर फेंकना। किसी के सिर के ऊपर गिरा तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन अपने पति के चिल्लाने से उसका मन इतना दुखी हुआ था कि आगे उसके पति ने क्या कहा उसे ध्यान से सुना ही नहीं। चनामती ने इतना ही सुना कि हलवा फेंक दे। नीचे से मेयर गुजर रहा था। उसी के सिर के ऊपर हलवा फेंककर चनामती भीतर आ गई। बाहर बहुत हल्ला होने पर चंद्रशेखर ने कहा, तुमने फिर नई मुसीबत तो नहीं खड़ी की है। जैसे ही चंद्रशेखर ने बाहर आकर बिगड़ते हुए माहौल को देखा, उसे पल भर में ही सारी स्थिति समझते देर नहीं लगी। उसने अपनी पत्नी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, अब तुम मुझे जेल भेजकर ही चैन लोगी। बिना सीखे कोई काम करने से अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास वालों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाती है। चनामती ये बात समझी या नहीं, पर चंद्रशेखर इन हालातों को देखकर बहुत डर गया। डर से वे पसीना पसीना हो गया था। वहीं दूसरी ओर शहर के लोगों के सामने अपनी ऐसी स्थिति देखकर
चंद्रशेखर शर्म से पूरी तरह सिकुड़ चुका था। तो इस तरह से छनामती को समझ आ चुका था कि वे जितनी होशियार बनने की कोशिश कर रही थी वह उतनी होशियार थी नहीं। और कोई भी ऐसा काम जो आपको आता ना हो उसे सीख लेना चाहिए। धन्यवाद।